हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल शिक्षा द एजुकेशन पॉइंट में। पिछले वीडियो में हमने अपनी पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड के पाठ नेताजी का चश्मा के सारांश को समझा था और मैंने आपसे वादा किया था कि अगले वीडियो में इसी पाठ के प्रश्नों के उत्तर आपके लिए मैं लेकर आऊँगी। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। बच्चों, इस पाठ का पहला प्रश्न है कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। आप लोगों ने अगर इसके सारांश को सुना हो तो आप सभी ने ये ध्यान दिया होगा कि वो किसी भी सेना में नहीं था, लेकिन फिर भी लोग उसे कैप्टन कहते थे। अगर आपने वीडियो इसका पुराना वाला सुना है सारांश का तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं सुना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप पहले एक बार उसे ज़रूर सुने तो इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को आपको समझना बहुत सरल हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे प्रश्न का उत्तर क्या है। उत्तर है कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग इसलिए कैप्टन कहते थे क्योंकि उसके मन में देश के प्रति प्रेम था, भक्ति की भावना थी। वह नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति से आहत होता था। उसके मन में नेताजी के प्रति अपार श्रद्धा थी। उसकी इसी भावना को जानकर लोगों ने उसे सुभाष चंद्र बोस का साथी या सेना का कैप्टन कहकर सम्मान दिया था। संभव है कि यह नाम व्यंग में भी रखा गया हो, व्यंग यानी टॉन्ट में रखा गया हो, फिर भी वह नाम उचित ही था जो नेताजी के प्रति भी सम्मान को व्यक्त करता था। प्रश्न 2 है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। तो इसका पहला भाग है कि हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे। उत्तर है, हालदार साहब यह जानकर मायूस हो गए थे कि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी है, अतः अब उस कस्बे में सुभाष की बिना चश्मे वाली मूर्ति को चश्मा पहनाने वाला कोई भी नहीं रह गया होगा। अब मूर्ति बिना चश्मे के ही खड़ी होगी। दूसरा इस प्रश्न का भाग है कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि यह धरती देशभक्ति से शून्य नहीं हुई है। एक कैप्टन नहीं रहा तो अन्य लोग उसके दायित्व को संभालने के लिए तैयार हैं। किसी बच्चे द्वारा लगाए जाने पर यह नई पीढ़ी के प्रति आशान्वित भी करता है, एक सकारात्मक सोच को प्रदान करता है। तीसरा भाग है कि हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे। उत्तर है, हालदार साहब कैप्टन की मृत्यु से निराश हो गए थे कि अब सुभाष की मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, परंतु मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर उनकी निराशा आशा में बदल गई कि बच्चों में भी देशभक्तों के प्रति श्रद्धा है। वे बच्चों में देशभक्ति की भावना को देखकर ही भावुक हो उठे। बच्चों, तीसरा प्रश्न है, आशा स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो इसका आशय कुछ इस प्रकार है कि हालदार साहब लोगों में देशभक्ति की घटती भावना से आहत होकर कहते थे कि जिन लोगों ने देश के लिए अपना संपूर्ण जीवन बलिदान कर दिया, ऐसे देशभक्तों का आज लोग उपहास करते हैं। ऐसे लोगों के लिए स्वार्थ ही महत्वपूर्ण है, जिसके लिए संपूर्ण मर्यादा त्यागने के लिए भी वे तत्पर रहते हैं। आज उन लोगों की कमी नहीं है जो इन देशभक्तों को भी भूल चुके हैं, जो अपना घर परिवार रिश्तेदार अपना जीवन भी कुर्बान कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो बच्चों, उत्तर है, पान वाला तो पान भंडार की तरह था। उसकी दुकान पर ही नहीं मुंह में भी पान ठूंसा रहता था। पान के कारण वह बात तक नहीं कर सकता था। यदि उससे कोई कुछ पूछ ले तो पहले उसे पीछे मुड़कर अपना पान थूकना पड़ता था। स्वभाव से वह बहुत ही हंसोड़ तरह का व्यक्ति था। शरीर से वह मोटा था और बातें बनाने में भी बहुत उस्ताद था। अगला 5वां प्रश्न है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तो बच्चों, इसका उत्तर है कि पान वाले की वह टिप्पणी बहुत ही गलत है। उसे चश्मे वाले यानी कैप्टन की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए था। वह सुभाष की मूर्ति पर चश्मा इसलिए लगाता था कि मूर्ति अधूरी ना लगे। उसकी इस भावना से देशभक्ति प्रकट होती है, अतः ऐसे व्यक्ति की कुरूपता नहीं देखनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति का अपमान भी करना अनुचित है। इसीलिए पान वाले की वह टिप्पणी करना पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना है, गलत है। इसके बाद हमारी पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर हैं उनका अगला भाग आता है जो कि है रचना और अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ, जिसके अंतर्गत
प्रश्न क्रमांक 6 है कि निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। तो पहला वाक्य है कि हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। इसका उत्तर है कि हालदार साहब के हृदय में देशभक्ति के भाव थे। चौराहे पर जब वे सुभाष की मूर्ति देखते तो देश के लिए किए गए सुभाष के कार्यों को याद करके उनके मन में सुभाष के प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ती थी, इसलिए वे सुभाष यानी नेताजी की मूर्ति को निहारते रहते थे। अगला वाक्य है, पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। इसका उत्तर है कि कैप्टन की मृत्यु पर पान वाले का रोना एवं दुख प्रकट करना उसकी संवेदनशीलता को प्रकट करता है। हालांकि जब कैप्टन जीवित था तब पान वाला उसका उपहास ही उड़ाता था, वह उसे लंगड़ा और पागल भी कह देता था, परंतु कैप्टन की मृत्यु के बाद उसे उसकी देशभक्ति का आभास हुआ और वह कैप्टन को याद कर रोने लगा। तीसरा भाग है कि कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। यहाँ पर इसका उत्तर है कि कैप्टन के मन में देशभक्ति की भावना थी, उसे नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के रहे यह पसंद नहीं था, अतः वह मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। प्रश्न क्रमांक 7 है, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था तब तक उनके मानस पटल पर यानी मन पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। तो बच्चों, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था तब तक वे मानते थे कि कैप्टन कोई प्रभावशाली व्यक्ति होगा जिसकी छवि सुभाष चंद्र बोस की फौज के अनुशासित सिपाही की रही होगी। शारीरिक रूप से भी वह यह मानते होंगे कि कोई कैप्टन है जो कि बहुत बलिष्ठ होगा और लोगों के लिए वह सम्मानीय भी होगा, समाज में भी उसकी एक अलग पहचान होगी। प्रश्न 8 है, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इसका पहला प्रश्न है इसी भाग का कि इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो बच्चों, इसका उत्तर है कि इस तरह की मूर्ति लगाने के पीछे उद्देश्य यह हो सकते हैं कि मूर्ति प्रेरणा प्रदान करती है कि सभी उन महापुरुष के विषय में जानें और उनसे प्रेरणा लें। उस महापुरुष के कर्तव्य को सभी लोगों तक और नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए महापुरुषों की मूर्तियां लगाई जाती हैं। प्रश्न ख है, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों। वैसे तो बच्चों ये आपसे व्यक्तिगत पूछा गया है, आप अपने विचार भी रख सकते हैं, लेकिन इसी प्रश्न को मैंने किस तरह से लिखा है आप उसे भी अगर आप पसंद करते हैं तो उस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम अपने इलाके में स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत थे। किसी युवा का चिंतन और चरित्र कैसा होना चाहिए यह विवेकानंद जी के जीवन से भली प्रकार समझा जा सकता है। इसी के साथ उन्होंने जिस प्रकार अपनी संस्कृति के महत्व को विदेशों में भी पहुंचाया वह भी अनुकरणीय है। प्रश्न 8 का भाग ग है, उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए। बच्चों, मूर्ति लगा देने से ही हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है, उसके बाद हमारे क्या उत्तरदायित्व होते हैं उसके बारे में यहाँ पूछा गया है। उस मूर्ति के प्रति हमारे यह दायित्व होने चाहिए कि उस महापुरुष के विषय में सभी को बताएं। मूर्ति स्थल पर भी हम समय समय पर कुछ ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं कि वहाँ पर लोग इकट्ठा हो और उन महापुरुष के विषय में जानें ताकि वह उनका सम्मान कर सकें। किसी भी प्रकार से उस मूर्ति का अपमान न हो यह हमारी जिम्मेदारी बनती है। प्रश्न 9 है कि सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम को प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का आप उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। तो इसका उत्तर है कि देश प्रेम को प्रकट करने के कई अवसर सामान्य जीवन में भी हमारे सामने आ सकते हैं, जैसे हम बिजली का सही उपयोग करें, स्वच्छता का ध्यान रखें, पानी को वेस्ट ना करें, उसको बचाएं, पेड़ पौधे लगाएं, प्लास्टिक के प्रयोग को पूरी कोशिश करें कि कम से कम कर दें और रोक दें तो बहुत बेहतर होगा। देश और राष्ट्रीय चिन्हों का हम सम्मान करें। फिल्मकारों आदि द्वारा भी यदि हमारे संतों, ऋषियों, धर्म संस्कृति का अपमान हो रहा है, हमारे देश का अपमान हो रहा है तो उसे रोकना भी हमारी जिम्मेदारी है और यह भी एक देश प्रेम और देशभक्ति का ही उदाहरण कहा जा सकता है।
इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। जैसे कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तो बच्चों इसे आपको मानक हिंदी में लिखना है। मैंने आपको लिखकर दिखाया है, आप देख सकते हैं कि मानो कोई ग्राहक आ गया, उसे चौड़ा फ्रेम चाहिए, वो कैप्टन कहाँ से लाएगा, तो ऐसा मूर्ति वाला फ्रेम दे दिया और मूर्ति पर वह दूसरा फ्रेम लगा दिया जाता था। बच्चों अगला प्रश्न नंबर 11 है कि भाई खूब आइडिया है। इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों सिर्फ हमसे लाभ पूछे गए, इसलिए हम इस प्रश्न के उत्तर में लाभ ही बताएंगे। हालांकि भाषा में यदि दूसरी भाषा के शब्दों को मिलाया जाता है तो उसकी कुछ हानियाँ भी होती हैं, लेकिन हमारे ये प्रश्न का विषय नहीं है, इसलिए हम यहाँ सिर्फ लाभों का जिक्र करेंगे। एक भाषा के शब्द दूसरी भाषा में आ जाने से भाव को समझने में सहजता, सरलता हो जाती है, भाषा में लचीलापन आता है। इस तरह दूसरी भाषा के शब्द भी ऐसे समा जाते हैं कि उसी भाषा के शब्द ही लगने लगते हैं। बच्चों इसके बाद हमारी पुस्तक के प्रश्न उत्तर के अंतर्गत भाषा अध्ययन भाग को हम देखेंगे, जिसमें कि प्रश्न क्रमांक 12 यह कहा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों से निपात छांटिए और उनसे नए वाक्य बनाइए। तो अब यहाँ प्रश्न यह है कि निपात क्या होता है। तो पहले हम कुछ छोटे से शब्दों में ये देख लें कि निपात है क्या। किसी भी बात पर अतिरिक्त जब हम भार देने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। जैसे कुछ ऐसे शब्द मैं आपको बताऊं कि तक, मत, हाँ, भी, तो ये सारे शब्द क्या होते हैं, निपात शब्द होते हैं, क्योंकि हम किसी बात पर एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा फोर्स देने के लिए हम कह रहे थे। तो उदाहरण से भी हम इसे समझ सकते हैं, जैसे कि उदाहरण है तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम अपनी बात पर किस बात के लिए जोर दे रहे हैं, किस शब्द से, ही से जोर दे रहे हैं। तो यहाँ पर इस वाक्य में निपात क्या हुआ, ही। तो चलिए हमारी पुस्तक में जो वाक्य दिए हुए हैं हम उनमें से निपात छांटते हैं और उनसे नए वाक्य बनाते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। तो इसमें निपात है तो। अब हम नया वाक्य क्या बना रहे हैं, तुमने मुझे जो काम करने को दिया था वह कर तो दिया, ठीक है, और इसी में एक निपातिक शब्द है भी, तो उसका वाक्य है तुम्हारे साथ यह भी चलेगा। अगला वाक्य है किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। यहाँ पर निपातिक शब्द है ही, हमारे देश की रक्षा नौजवानों ने ही की। अगला वाक्य है यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। तो निपातिक शब्द है तो, और नया वाक्य है मेरे पास दस्ताने थे तो सही परंतु मैंने पहने नहीं। अगला वाक्य है हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। निपातिक शब्द अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा है, भी। उस मूर्ख को तुम भी नहीं समझ पाओगी, ये हमारा नया वाक्य है। और अंतिम वाक्य जो हमारी पुस्तक में दिया है वह है कि 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। तो यहाँ पर निपातिक शब्द है तक और नया वाक्य है उसने मेरे कमरे की ओर झांका तक नहीं। अगला प्रश्न 13वां है कि निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। तो ग्रामेटिकली और बहुत विशेष व्याकरण के माध्यम से कभी बेटा इस पर एक विशेष वीडियो भी बनाऊंगी, लेकिन अभी हम अपने चूँकि सिर्फ एक्सरसाइज को देख रहे हैं पाठ के अंतर्गत जो है, तो मैं अभी सीधे आपको एक्सरसाइज ही समझा रही हूँ। तो पहला जो वाक्य है वह है कि वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता था। तो जब हम इसे कर्मवाच्य वाक्य में बदलते हैं तो क्या बनता है कि उसके द्वारा, यहाँ पर द्वारा शब्द विशेष जुड़ता है, अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया जाता है। अगला वाक्य है पान वाला नया पान खा रहा था। जब कर्मवाच्य में इसे बदलेंगे तो पान वाले द्वारा नया पान खाया जा रहा था। अगला वाक्य पान वाले ने साफ बता दिया था। तो इसका कर्मवाच्य जो रूप है वो होगा पान वाले द्वारा साफ साफ बता दिया गया था। अगला वाक्य है ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी। उत्तर होगा ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारे गए।
अगला वाक्य, नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया। अब अगला वाक्य तो आप बना ही सकते हैं, कैसे कि हालदार साहब ने चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया। तो हालदार साहब द्वारा चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया गया। प्रश्न क्रमांक 14 और अंतिम प्रश्न कि नीचे लिखे वाक्यों को भाववाच्य में बदलिए। यहाँ पर उन्होंने एक उदाहरण भी आपको कर दिया है कि कैसे, जो पहला उदाहरण दिया है कि अब चलते हैं, तो इसको भाववाच्य में जब बदला गया तो क्या हुआ कि अपने भावों को जब आप वाक्य में प्रदर्शित करते हैं तो वह भाववाच्य कहलाते हैं। तो अब चलते हैं को किस तरह से परिवर्तित किया गया कि अब चला जाए। तो इसमें जो एक्सरसाइज करने के लिए दी है बेटा, उसमें जो पहला वाक्य है वह है कि माँ बैठ नहीं सकती। तो इसे जब हम भाववाच्य में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, माँ से बैठा नहीं जाता। अगला है मैं देख नहीं सकती, तो ये होगा मुझसे देखा नहीं जाता। चलो अब सोते हैं, तो इसका भाववाच्य होगा चलो अब सोया जाए। अंतिम वाक्य है माँ रो भी नहीं सकती, तो उसका हम जो भाववाच्य में परिवर्तन है वो कुछ इस तरह कर सकते हैं कि माँ से अब रोया भी नहीं जाता या माँ से रोया भी नहीं जाता। तो बच्चों, यहाँ आकर हमारे पाठ नेताजी का चश्मा के प्रश्नोत्तर किस तरह से लिखना है वो मैंने आप सभी लोगों को बताया। और मैं फिर से कहूँगी कि एक बार इस पाठ के सारांश का जो मैंने वीडियो बनाया है आप उसे ज़रूर सुनें, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है। और बहुत जल्द मैं आपके अगले गद्य खंड या काव्य खंड से किसी न किसी पाठ का अनुवाद और प्रश्न उत्तर आपके सामने लेकर आऊँगी। तब तक आप इसके पाठ के प्रश्नोत्तरों को लिख भी लें और याद भी कर लें। बच्चों, अपना ध्यान रखें। बाय बच्चों।